गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फिफ्थ इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग। तो ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उन्होंने अपने यूएस के काउंटर पार्ट्स के साथ फिफ्थ 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग में पार्टिसिपेट किया है, जो कि 2018 से किया जा रहा है। ठीक है। अब ये मीटिंग्स जो हैं वो स्कोप ऑफ डायलॉग बिटवीन द टू कंट्रीज़ बढ़ाने के लिए ये की जाती हैं। और यूएस ने के साथ सबसे पहले इंडिया ने ये 2+2 मीटिंग शुरू की थी। और सबसे पहली मीटिंग सितंबर 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर हुई थी। और एक तरह से ये स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल डायलॉग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया यूएस के साथ ही करता है ऐसा 2+2 डायलॉग्स, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और रशिया के साथ भी ये 2+2 मीटिंग्स की जाती हैं। ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब यूएस के साथ अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स एम तो चाइना ही है मोस्टली, है ना। स्ट्रेटजिक अगर हम एम देखें तो हमारा चाइना की तरफ है ये मीटिंग्स का एम जो रहता है। इसी के लिए इंडिया ने 2016 में यूएस के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ और कॉमकासा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी साइन किया था, जब हमने 2+2 डायलॉग्स शुरू किया था 2018 में। फिर उसके बाद बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट भी 2020 में साइन किया गया था। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है न्यू पॉलिसी को, जिससे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि एडवर्टाइजिंग विंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो अब एडवर्टाइजिंग कंपेन्स चला सकेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर और अदर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अब इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि वेबसाइट, स्ट्रीमिंग कंटेंट और जो है ये सब डिजिटल एडवर्टाइजिंग के जो मीडियम्स हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ चुके हैं। और इंटरनेट पेनिट्रेशन भी इंडिया में 880 मिलियन पहुंच चुकी है ऑलरेडी। ठीक है। तो अब ये देखें, अगर हम इसकी डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 के की फीचर्स, तो इसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कैंपेन्स ले सकेगा डिजिटल मीडिया स्पेस में और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को प्रमोट कर सकेगा। ठीक है। तो सीबीसी जो है वो एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस को भी एम्पैनल कर सकेगा ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस के फ्रेमवर्क में, ताकि जो है ये एडवर्टीजमेंट्स की जा सकें। सीबीसी जो है वो पहली बार अपनी पब्लिक सर्विसेज कैंपेन्स जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू भी जो है वो बढ़ा पाएगा। ठीक है। तो डिजिटल मीडिया एजेंसीज जो हैं वो उनको जो है एम्पैनल किया जाएगा, ताकि वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर आउटरीच बढ़ सके सीबीसी का। और कॉम्पिटिटिव बिडिंग रखी जाएगी, रेट डिस्कवरी की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के साथ ही जो है ये एम्पैनलिंग जो है डिजिटल मीडिया एजेंसीज जो प्राइवेट होंगी उनकी की जा सकेगी। ठीक है। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है, और ये एक एडवर्टाइजिंग विंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 2017 में इसको सेटअप किया गया था। 360 डिग्री कम्युनिकेशन देता है ये मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को, पीएसयूज को, ऑटोनोमस बॉडीज, मतलब गवर्नमेंट का बेसिकली एक तरह से एडवर्टाइजर है ये। गवर्नमेंट के क्या कैंपेन, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो उसका एक तरह से ये एडवर्टीजमेंट करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेलर मशीन्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फार्म फायर्स की जो प्रॉब्लम है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक स्टबल मैनेजमेंट को ऑफ साइट ही मैनेज करने के लिए एक मशीन होती है बेलर मशीन, जो कि अब पंजाब में बहुत डिमांड में चल रही है। तो ये बेलर मशीन्स जो हैं क्रॉप रेजिड्यू को कॉम्पैक्ट बेल्स में जो है कन्वर्ट कर देती हैं, जिसको फिर स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और बाकी का तरह का यूज़ करना आसान हो जाता है। क्रॉप रेजिड्यू को एफिशिएंटली मैनेज करना कर सकते हैं उससे हम। ठीक है। उनको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्रॉप रेजिड्यू को, ताकि उसका कई तरह का यूज़ किया जा सके। तो एक कई टाइप की होती है मशीन्स, राउंड बेलर्स, स्क्वायर बेलर्स, मिनी बेलर्स। बेसिकली उनके शेप कैसी देनी है उसके बेसिस ये उसको डिसाइड करती है। जैसे अगर हम स्क्वायर बेलर्स के थ्रू हम जो है क्रॉप रेजिड्यू को रेक्टेंगुलर बेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको फिर हम एनिमल्स को देने में जो है वो हमको हेल्प हो जाएगा, है ना। तो इसके अगर हम बेनिफिट्स देखें तो क्रॉप रेजिड्यू जो है आपको पता है मेजर फायर हैजर्ड है। स्टबल बर्निंग हमारे लिए कितना बड़ा इशू क्रिएट करती है। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर डाल के। ये बेल जो है ये आपके बेलिंग मशीन्स के थ्रू हम जो ये बेल्स बनाएंगे, इसको फिर हम कंपोस्टिंग और एनिमल बेडिंग में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम कई इंडस्ट्रीज़ को भी बेच सकते हैं इन बेल्स को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाएगा, है ना, रेजिड्यू को। फिर पेपर मिल इंडस्ट्री को, पावर प्लांट्स को, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरर्स को जो है हम बेचकर जो फार्मर्स है वो इससे इनकम भी कमा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत महंगी है मशीन्स। 14-15 लाख की, मतलब 17 लाख 18 लाख रुपए तक की कॉस्ट जाती है। तो अगर हम देखें तो अवेलेबल जितनी हैं अभी तक मशीन्स, उससे सिर्फ 15 से 18% का एरिया ही जो है पंजाब का वो भी कवर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेन गुरियन
कनाल प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कहा जा रहा है कि जो इसराइल है वो ये चाहता है कि हमास को एलिमिनेट करके जो ये गाज़ा स्ट्रिप है इसका कंप्लीटली कंट्रोल ले ले। अब ये ऑफ कोर्स स्पेकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि सच में ऐसा हो रहा है, बट कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि गुरियन कनाल प्रोजेक्ट को जो है वो इसराइल रिवाइव करना चाहता है। इसका ऑफिशियल एक और भी नाम है रेड सी डेड सी कन्वेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है क्या, एक कनाल बनाने का प्रोजेक्ट है निगेव डेजर्ट जो है इसराइल का, वहाँ पर, ताकि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। 1960s में डेविड बेन गुरियन जो इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंसीव किया था, पहली बार सोचा था इसके बारे में। अब इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्वेज कनाल है उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट देना, उसको बाईपास करना, क्योंकि स्वेज कनाल जो है पॉलिटिकल टेंशंस में रहती है मोस्टली, कभी कभी क्लोज भी कर दी जाती है। तो एक तरह से बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट जो है वो एक इजिप्ट का जो कंट्रोल अभी है सुएज कनाल का जो मोनोपोली है उसके ऊपर से रिलायंस को कम करने के लिए बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट अगर बन गया तो एक तरह से सुएज कनाल को हम बाईपास कर देंगे, उसका कंपटीशन आ जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट होगी, खासकर सदर्न इसराइल के रीजन में जहाँ पर नेगेव डेजर्ट है, और इससे जो है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में जो है कनेक्ट बन जाएगा, जिससे कि मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो सकेगी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में, ठीक है। अब अगर इसके हम चैलेंजेस देखें तो ऑफ कोर्स एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन और जो है फ्रेजाइल डेजर्ट के इकोसिस्टम में जो है दिक्कतें आएंगी, ठीक है, अगर इसको बहुत ज़्यादा जो डेजर्ट है उसको खोदना पड़ेगा। फिर जो है इसके लिए जो है इसराइल को जॉर्डन के साथ भी जो है वो एक तरह से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी टेरिटरी से ही जो है ये प्रोजेक्ट निकलने वाला है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी इसके बहुत ज़्यादा हैं, कहा जा रहा है $100 बिलियन से भी ज़्यादा इसमें खर्चा आएगा अगर इस प्रोजेक्ट को बनाना पड़ा तो, ठीक है। अभी तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्लानिंग स्टेज में है, कोई कॉन्क्रीट टाइमलाइन नहीं है इसकी कंस्ट्रक्शन की, पर कहा जा रहा है कि अगर गाज़ा के ऊपर टोटल कंट्रोल आ जाता है इसराइल का तो ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑफ कोर्स इसराइल इसको पुश करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईना डैशबोर्ड, ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक तरह से मौका देगा कि वो अपने अपने जो डेटा है वो रेगुलर बेसिस पर वॉलंटरली सबमिट कर सकें इस पोर्टल पर, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि वो ये देख सकेंगे कि बाकी सिटीज़ कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, क्या उनके पास एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन सा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके पास, ठीक है। फिर फ्रंट रनर्स जो होंगी सिटीज़ उनके साथ इंटरेक्ट करने का, एंगेज करने का जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाकी सिटीज़ को। तो एक तरह से ये डैशबोर्ड कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा सिटीज़ को, और पेयर लर्निंग जो है सिटीज़ में आपस में प्रमोट करेगा। तो इसमें जो है कई तरह का डेटा जो है वो शेयर किया जाएगा, जैसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ इनिशियली तो इसमें अपना डेटा खुद ही शेयर करेंगी, ऑडिटेड अकाउंट्स, सेल्फ रिपोर्टेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ये खुद ही शेयर करेंगी, और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट चाहती है कि वो इसको एक परमानेंट प्लेटफॉर्म बना दे अर्बन लोकल बॉडीज रिलेटेड डेटा के लिए। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, ऑफ कोर्स एक डेटाबेस तैयार रहेगा हमारे पास परमानेंट, जिसमें कि कंपैरिजन जो है वो टाइम टू टाइम हो रहा है अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच में, और एक तरह से गवर्नमेंट इनिशियली तो जो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के थ्रू हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देगी अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्टेट्स को, ताकि वो डेटा सबमिशन प्रोसेस को रेगुलरली अपडेट करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 8th आयुर्वेदा डे जो है वो भी रिसेंटली 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। तो इसको हम आयुर्वेदा डे हम क्यों मनाते हैं, साल 2016 से मना रहे हैं। जब आपका धनतेरस होता है ना, उसी दिन धन्वंतरी की जयंती होती है। धन्वंतरी कौन थे, लॉर्ड धन्वंतरी, जो आयुर्वेदा के गॉड हैं, ठीक है। तो 13th लूनर डे ऑफ अश्विनी मंथ में जो है ये धन्वंतरी जयंती आती है, मतलब धनतेरस आता है। तो धनतेरस आपने देखा होगा कि सिर्फ हमने उसको सिर्फ इस ये मनाते हैं कि उसमें बस शॉपिंग कर लिया, गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया, बट एक्चुअली वो धन्वंतरी जयंती है, ठीक है। तो 8th आयुर्वेदा का जो इस बार का थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेड सैंडर्स, ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट जो हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया को जो है रिमूव कर दिया गया है रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड प्रोसेस फॉर रेड सैंडर्स से। तो ये इशू क्या था, रेड सैंडर्स जो है वो इलीगल हार्वेस्टिंग और स्मगलिंग की जाती है, तो इसके लिए जो है साइट्स, CITES, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो साइट्स ने जो है रेड सैंडर्स को
रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड प्रोसेस के अंदर जो है वो लिस्ट कर दिया गया था और इसके जो है वो ट्रेड में एक तरह से रोक लगा दी गई थी। तो इंडिया जो है टाइम टू टाइम साइट सेक्रेटरीट को अपडेट करता रहा कि वो उसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है रेड सैंडर्स का वो इलीगल नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए ही जो साइट सेक्रेटरीट ने रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी उनकी जो है उन्होंने मीटिंग बुलाकर इस रेड सैंडर्स को आरएसटी प्रोसेस से जो है वो रिमूव कर दिया है। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे जो इंडिया के फार्मर्स हैं जो रेड सैंडर्स उगाते हैं उनकी इनकम बढ़ सकेगी क्योंकि वो कल्टीवेट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे रेड सैंडर्स को अपनी प्लांटेशन से। अब रेड सैंडर्स है क्या? ये एक इंडिया की एंडेमिक ट्री स्पीशीज़ है और ये एंडेमिक है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। ये रॉकी डिग्रेडेड और फैलो लैंड जो है रेड सॉइल का होता है वहाँ पर इसको उगाया जाता है। थ्रेट्स ऑफ कोर्स सबसे बड़ा यही है इसका, इलिसिट फेलिंग फॉर स्मगलिंग, ठीक है। आपने देखा ही होगा पुष्पा मूवी में किस तरह से इसकी स्मगलिंग की जाती है। तो इसका जो रेड सैंडर्स का एक्सपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड है एज़ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और इम्पोर्ट तो प्रोहिबिटेड है। अगर हम IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस देखें तो एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड है ये, ठीक है। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में। 1963 में इसको ड्राफ्ट किया गया था लेकिन ये 1975 में इन्फोर्स हुआ है और ये एक तरह से लीगली बाइंडिंग है पार्टीज़ के ऊपर। इसका जो सेक्रेटरीट है वो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ही सेक्रेटरीट है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट के देखी गई है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने सिर्फ 8 महीने में ही इस फाइनेंशियल ईयर के 2 लाख करोड़ तक की जो है वो ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू का ट्रेड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या? गवर्नमेंट का बेसिकली अमेजोन या फ्लिपकार्ट है जहाँ पर गवर्नमेंट शॉपिंग करती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के समझ लो किसी डिपार्टमेंट को चेयर्स चाहिए, टेबल्स चाहिए, तो एक तरह से ये मार्केट प्लेस बनाया गया है जिसमें कि सेलर्स, कोई भी सेलर बन सकता है और वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। तो गवर्नमेंट को अगर कुछ खरीदना होता है तो वो यहाँ से जाके इस पर्टिकुलर ई मार्केट प्लेस से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स खरीद सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने सबसे ज़्यादा इस पर शॉपिंग की है, 83% जो टोटल इसका जो GMV है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने ही किया है। बाकी का 17% स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है वो इसमें परचेज किया है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक वन स्टॉप पोर्टल है जिसमें कि ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करती है गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज की। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, PSU सब इससे जो है वो प्रोक्योर कर सकते हैं। इसमें ई बिडिंग, रिवर्स ई ऑक्शन, डिमांड एग्रीगेशन, ये सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज और इवन लोकल बॉडीज़ भी जो है वो इससे जो है अपनी प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके? क्योंकि ऑनलाइन है सारा कुछ तो ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, सिक्योर है, सेफ है, गवर्नमेंट की भी सेविंग हो जाती है क्योंकि बिडिंग हो जाती है, पता लग जाता है कि ये चेयर तो है, अगर हम वहाँ कहीं किसी और सेलर से लेंगे तो हमें सस्ती पड़ेगी, ठीक है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है तो इसलिए एक तरह से एफिशिएंट भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is fifth India-US 2+2 dialogue. This topic is important for your international relations. So Indian Defense Minister and External Affairs Minister have recently met their counterparts from the US government for the fifth 2+2 ministerial dialogue which was held in New Delhi recently. So these 2+2 meetings have been happening since 2018 between the two countries. So the aim is to, of course, enhance the scope of dialogue between the two countries and enable the partners to better understand and appreciate each other's strategic concerns and sensitivities. So, US is India's oldest and most important 2+2 talks partner. The first 2+2 talk dialogue dialogue happened during the Trump administration in New Delhi in September 2018, and it was seen as a replacement for the strategic and commercial dialogue. So, of course, India is not conducting this 2+2 dialogue only with the US, but it is also happening with Australia, Japan, UK, and Russia. Okay, so what is the significance of this mechanism? Particularly if we see it with the prism of US, then we have a focus on aggressive China. Okay, so this is this 2+2 has been very instrumental in the recently signed agreements between India and US vis-a-vis logistics exchange memorandum of agreement, which was signed in 2016. Then during the 2018 2+2 dialogue, after that COMCASA was signed. And in 2020, this BECA, Basic Exchange and Cooperation Agreement, was signed between the two sides. Okay.
So the next topic is Digital Advertisement Policy 2023. This topic is important for your governance section. So Union government has recently approved a new policy allowing its advertising wing, that is the Central Bureau of Communication, to undertake advertising campaigns on social media, OTT platforms, and other digital media. So what is the need of it? Because we have seen that the internet penetration in India has reached over 880 million, and we have seen that online channels like websites, streaming content, and more are uh, being promoted, and people are consuming it more and more. So that's why we cannot stay aloof to it, the government cannot stay aloof to it, and that's why government decided that we shall also be using the services of these digital platforms to advertise our plans and schemes. So, what are the features of digital advertisement policy of 2023? Of course, this policy will enable and empower the Central Bureau of Communication, that is the advertising wing of the government, to undertake campaigns in the digital media space. It will enable CBC to empanel those agencies and organizations who are working in OTT and video on demand space, and they will now be able to CBC will now be able to channelize its public service campaign messages through the mobile applications also. Policy will enable the will enable empanelment of digital media agencies to enhance its outreach through various platforms, and there will be competitive bidding, okay, so that rate discovery, transparency, and efficiency can be ensured, and only after that these digital media agencies would be selected and empaneled. Okay, so what is CBC? It's a unit of Ministry of Information and Broadcasting, and it is meant for 360-degree communication solutions to ministries, departments, PSUs, and autonomous bodies. But it's basically, in a nutshell, it's a advertising wing of the government through which government advertises its policies or or schemes, or how is it functioning. Okay, so bureau undertakes various campaigns towards this end by using different vehicles of communication like print media, audiovisual campaigns, exhibitions, outdoor campaigns, and even now digital media. So the next topic is baler machines. This topic is important for your environment section. So because of farm fires, the this issue has been highlighted again at the Supreme Court. But at the same time, off-site stubble management has also gotten attention from the environmentalists, and we have found that this baler machines, which facilitate this stubble management, off-site management of this stubble, has been in demand in Punjab. Okay, so what are these baler machines? So these machines are used to compress crop residue into compact bales for storage, transport, and various other uses, and these machines efficiently manage crop residues and convert them into manageable compact forms. So there are three types of baler machines: round balers, square balers, and mini balers. Round balers produce cylindrical bales. These square balers produce rectangular bales, and mini balers produce small or portable balers. Okay, so of course, the what are the benefits of these baler machines? Of course, you know that crop residue becomes a major fire hazard, as we are seeing currently, and if we start using these baler machines, we would be able to improve soil health, because these portable bales used converted by this stubble converted into portable bales would be able would enable the farmers to use it for composting or animal bedding. Okay, so this would also generate income, because these baled crop residue would be sold to various industries by the farmers, like to the paper mill industry, power plants, animal feed manufacturers, and this would provide farmers with additional source of income. But there is a issue, because these machines are very costly, about 14.5 lakh or 16-17 lakh rupees. That's why there are not too many machines in Punjab, and about 15 to 18% of the area can be covered by the available balers in the state only. Okay, so the next topic is Ben Gurion canal project. This topic is important for your international relations. So remember, this is just speculation, but these speculations are rife that Israel wants to eliminate Hamas from Gaza Strip and completely control the Palestinian enclave, so that it can explore the Ben Gurion canal project, which is also known as the Red Sea Dead Sea conveyance. Okay, so this project is an ambitious proposal to construct a canal through the Negev desert in Israel and connect the Red Sea to the Mediterranean Sea, which otherwise who does it? Suez Canal. Okay, so this project was first conceived in 1960s by David Ben Gurion, who was the first prime minister of Israel, and the
objective is to provide a parallel route to Suez Canal, because Suez Canal is currently the monopolized version. It is the only route which connects Asia to Europe. So Suez Canal is controlled by Egypt, and it is often the target of political tensions and closures in the past. So Ben Gurion Canal would offer a bypass, and it would reduce reliance on Egypt's control over the maritime traffic. So it would also boost economic development, and as it would stimulate economic growth in southern Israel, particularly in the Negev desert area, and it would also offer us the connection between Red Sea and Mediterranean Sea, and improve maritime connectivity between Asia, Africa, and Europe. So, what are the challenges? So, the construction of this canal would require extensive excavation and disrupt the fragile desert ecosystem of Negev Desert, and it would also require coordination with neighboring countries of Israel, particularly Jordan, whose territory it would traverse. And of course, it is being said that it would require as much as high as $100 billion to to complete this project. So currently it is in the planning stage, and currently there is no concrete timeline available for its construction. Okay. So the next topic is INA dashboard. This topic is important for your governance section. So INA dashboard for cities has portal has been launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs, where urban local bodies across the country would be able to voluntarily submit their key data on a regular basis. So through this portal they would be able to see how they are faring vis-a-vis other cities, and it would also inspire them to point out the possibilities and areas of improvement. It would also provide them the opportunity to learn and engage with other front runners, and INA dashboard would serve as a tool for comparing the cities and promote peer learning. Okay, so what kind of data would be submitted by the ULBs on this dashboard? Political and administrative structure, finance, planning, citizen-centric governance, delivery of basic services, and all such kind of data. It is just the broad data. These are the broad pillars, but of course data would be very minute, and this data would be submitted by the urban local bodies through their audited accounts and self-reported performance metrics. And government is the ministry is contemplating that this should become a permanent platform for urban local body related data. Okay, so what is the significance of it? Of course, it would provide a robust database of the key performance metrics of urban local bodies, and the ministry is also planning that through the Digital India Corporation, they would be providing hand-holding support to urban local bodies or states so that they can submit their data on a regular basis. So the next topic is National Ayurveda Day. This topic is important for your art and culture section. So 8th Ayurveda Day was recently celebrated on 10th November 2023, and this is also this Dhanvantri Jayanti is the day since 2016 when we are celebrating this Ayurveda Day. So you all know about Dhanteras. So Dhanteras, we have regrettably we have downgraded Dhanteras into just mindless shopping, but actually it is Dhanvantri Jayanti. The Lord Dhanvantri is the god of Ayurvedic medicine, and this Dhanteras falls on the 13th lunar day of Ashwini month, and on this very day we are celebrating Ayurveda Day, and this year the theme is Ayurveda for One Health. Okay. So the next topic is red sanders. This topic is important for your environment section. So Union Minister for Environment has said that India has been removed from the review of significant trade process for red sanders. So you know that red sanders is subjected to threats of illegal harvesting and smuggling. So that's why red sander species was listed for review of significant trade process for since 2004, and CITES was enabled to take disciplinary action in the form of trade suspensions directed at those countries who were involved in it. Okay, so India has been updating CITES Secretariat about the status of export of red sanders, and now after careful consideration, Standing Committee of CITES has removed the red sanders from the RST process. So what is the significance of it? Of course, it would help the farmers to grow red sanders and increase their income through cultivation and export of red sanders from the plantations. So what is red sanders? It is an Indian endemic tree species which is endemic to Andhra Pradesh. It grows in the rocky, degraded, and fallow lands with red soil, and it is threatened by illicit felling for smuggling. Export of red sanders is restricted as per the foreign trade policy, and its import is prohibited.
Okay, so it falls into the endangered category. So what is CITES? CITES is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, and it's an international agreement between the countries, between different governments, and it was entered into force in July 1975. It is legally binding on the parties, and its secretariat is located at the United Nations Environment Program Secretariat, which is in Geneva, that is in Switzerland. Okay, so the next topic is government e-marketplace. This topic is important for your economy section and also your governance section. So government e-marketplace has reached a significant milestone because in the last 8 months of this financial year, it has surpassed 2 lakh crore worth of gross merchandise value shopping by the government. Okay, or procurement by the government. So if we look at the total number, then 83% of the total has been procured by the central public enterprises or central entities, and the rest of the 17% has been done by state governments. So what is this GEM? Basically, if you want to understand it in layman term, then it is the Amazon or Flipkart of the government, through which government procures the items that it requires from the sellers who are registered on government e-marketplace. So basically it's a one-stop portal which facilitates online procurement of common use goods and services which are required by various government departments or organizations or PSUs. It also offers tools like e-bidding, reverse auction, and demand aggregation. And all central and state government ministries or departments can use it. Even the local bodies are authorized to make procurement through this portal. Okay, because all this is online, that's why it is transparent, efficient, secure, safe, and it also offers savings to the government because everything is online. Okay, so the government is able to see which seller is offering how much at how much rate. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.